हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश शर्मा, कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान, आज आपके लिए लेके आया हूँ नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को हमारे देश ने आयरलैंड के संविधान से लिया गया। मतलब नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान में थे। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ उस समय आयरलैंड देश के संविधान को देखकर ये नीति निर्देशक तत्व हमारे देश में लिए गए थे। और इन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा था, राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। इसका अर्थ है हमारे देश में जो नीति निर्देशक तत्व है, इसका उद्देश्य सबसे पहले तो जनता के कल्याण के कार्य करने हैं। जनता के कल्याण के कार्य का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनके विकास के लिए राज्य कार्य करता रहेगा और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। हमारे देश के अनुच्छेद 37 में इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका अर्थ है, ये इससे पूर्व की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमें संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति या संस्था द्वारा इन मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो हम न्यायालय में जाके उनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार कोई सरकार कार्य नहीं करती है, इन्हें अपन न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार को इनके द्वारा अपन बाध्य नहीं कर सकते कि वो नीति निर्देशक तत्वों का पालन करे। ये सरकार की इच्छा के ऊपर है कि उनको इनके द्वारा कार्य करना है। ये सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं। यदि सरकार इनके अनुसार कार्य करे तो भी अच्छा है, और इनके अनुसार अपने कार्य नहीं भी करे तो भी इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान का जो भाग 4 है, मैंने आपको बताया था कि भारत के संविधान के 22 भाग है, उसमें जो भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य क्या है, मतलब इनको लागू करने के हमारे देश में या हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमारे देश में नीति निर्देशक तत्व लागू किए, उसका उद्देश्य क्या है, क्या महत्व है। तो सबसे पहला है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य होते हैं जिसमें सरकार के द्वारा जनता के कल्याण के कार्य किए जाते हैं, और कल्याण के कार्य सभी प्रकार के आगे उनको रोजगार देना, आर्थिक असमानता को समाप्त करना, सामाजिक स्थापना करना, इसके साथ में पर्यावरण, पशु, इन राष्ट्रीय जीव, इन चीजों की भी रक्षा करना नीति निर्देशक तत्वों में आता है। दूसरा उद्देश्य है गांधीवादी मूल्यों की स्थापना करना। गांधीवादी मूल्यों का अर्थ है कि हमारे महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है, उन्होंने राम राज्य की स्थापना की थी, और उनके जो लक्ष्य हैं वो नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण की व्यवस्था करना। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है भारत में जो राष्ट्रीय एकीकरण के तत्व है, एकता के तत्व है, उनको महत्व देना और उनकी स्थापना करना। चौथा है राज्य सरकारों व संघ सरकारों के तीनों अंगों के पथ प्रदर्शन का कार्य करना। सरकार के तीनों अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत उनका मार्गदर्शन या उनका पथ प्रदर्शन किया जाता है। पांचवा है उद्देश्य नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की पूर्ति करते हैं। सामाजिक
क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के लिए कार्य करना नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य है। अब नीति निर्देशक तत्वों को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गों में अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं, जिससे हमें इनको समझने में आसानी होगी। सबसे पहला है आर्थिक सिद्धांत। एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था इसका उद्देश्य, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 39, 41, 42, 43 और 48 अनुच्छेदों में आर्थिक क्षेत्र के जो भी बिंदु है उनको शामिल किया गया है। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 39। इसके अंतर्गत इसका पहला है स्त्री पुरुषों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, मतलब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको समान रूप से अपनी जीविका को प्राप्त करने के लिए साधन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। दूसरा है समुदायों के भौतिक साधनों का स्वामित्व व वितरण में सामूहिक हित की भावना। जो भी हमारे देश में भौतिक संसाधन है या खनिज है, उनका वितरण सामूहिकता की भावना से सामूहिक हित में और सबके हित में करने का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद में संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीयकरण न हो और सार्वजनिक हित में इसका उपयोग किया जाए। इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति संपत्ति को या उत्पादन के साधनों के ऊपर अपना अधिकार नहीं कर सकता, उसका सार्वजनिक हित में उपयोग होना चाहिए। स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अनुच्छेद 39 के अंदर ये किया गया है कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यदि वो एक जैसा कार्य करते हैं तो उनको वेतन भी एक प्रकार का दिया जाएगा। वेतन में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के द्वारा बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसका अर्थ है कि हमारे बच्चों के लिए जो भी बीमारियां हैं उनको समाप्त करना, उन बीमारियों को रोकथाम के लिए बच्चों में टीके लगवाना, चिकित्सालय की व्यवस्था करना, उनके स्वास्थ्य की उन्नति के लिए कार्य करना सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 41 राज्य अपने विकास और आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के अंतर्गत इस बात का प्रयास करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके। इसका अर्थ है कि भारत की प्रत्येक जनता, जो युवा वर्ग है, वो विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं और सरकार उनकी शिक्षा के अनुसार उनको अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार देगी। शिक्षा प्राप्त कर सके, बीमारी तथा अंगहीन होने पर सरकारी सहायता प्राप्त कर सके। बीमारी और अंगहीन होने के यदि वो किसी कारण से अंगहीन हो जाते हैं, उनका एक्सीडेंट होता है या उनके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो सरकार उनकी सहायता करके उनकी जीविका पार्जन के लिए कार्य करेगी। अनुच्छेद 42 में राज्य काम के लिए यथोचित और मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा तथा ऐसी व्यवस्थाएं करेगा जिससे प्रसूता अवस्थाओं में स्त्रियों को कार्य न करना पड़े। इसका अर्थ है कि भारत सरकार, राज्य सरकार या जो भी सरकारें होती है, वो अपने अपने हिसाब से कार्य करने के लिए, मानव कल्याण के लिए उनके नियम और कायदे बनाएगा। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन गर्भवती महिलाओं में जब उनकी डिलीवरी होती है तो उनको कार्य नहीं करना पड़े, ये भी सरकार का कर्तव्य है, उनको आराम करने के लिए दिया जाएगा। अनुच्छेद 43 इसके अंतर्गत राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें कृषि उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों में लगे हुए सभी श्रमिकों को उचित वेतन मिल सके तथा अवकाश के समय का पूरा उपयोग कर सके। इसका अर्थ है कि हमारे देश में सरकारों के द्वारा कृषि है, उद्योग है, इन क्षेत्रों में जो श्रमिक हैं,
इन श्रमिकों को उनकी मेहनत का पूरा वेतन मिले ऐसी व्यवस्थाएं करेंगी और उन श्रमिकों को काम के विश्राम का भी उनका ध्यान रखा जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों में 2 तत्वों को और जोड़ा गया है। मतलब इसका अर्थ है 42वें संविधान संशोधन में इन आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों में 2 तत्वों को और जोड़ा। उसमें पहला है अनुच्छेद 39A। इसके द्वारा कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गई है। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनको न्यायालय में निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। और एक और है अनुच्छेद 43A। इसके द्वारा औद्योगिक संस्थाओं में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने की व्यवस्था की गई है। मतलब जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें जितने भी मजदूर कर्मचारी काम करते हैं उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित या भागीदारी का सुनिश्चित करने का कार्य किया गया है। इसके बाद में है अनुच्छेद 48। इसके द्वारा राज्य कृषि व पशुपालन का आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा। इसका अर्थ है कि कृषि के क्षेत्र में और दुधारू पशुपालन के क्षेत्र में उनकी मतलब पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए, कृषि की उन्नति करने के लिए सरकार सुधार करेगी, संचालन करेगी तथा गायें, बछड़ों व अन्य दूध देने वाले व भार ढोने वाले पशुओं की नस्ल सुधारने वे उनके वैध, इसका अर्थ है उनकी जो हत्याएं की जाती है, उनको बूचड़खानों में काटा जाता है, उनको रोकने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा। ये तो हो गया आर्थिक क्षेत्र में। अब सेकंड है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। इसमें अनुच्छेद 44 के तहत राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता बनाने का प्रयत्न करेगा। एक समान आचार संहिता का अर्थ है कि भारत की संपूर्ण जनता के लिए एक समान नियम कायदे बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 45 संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। इसका अर्थ है कि हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 10 साल के अंदर निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था को लागू करना था, लेकिन वो 86वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था और उसमें अब 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार या केंद्र सरकार, सभी सरकारों का कार्य है, उनका कर्तव्य है। अनुच्छेद 46 राज्य जनता के पिछड़े हुए वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शिक्षा की तथा आर्थिक हितों की उन्नति तथा उनके शोषण से रक्षा करेगा। इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो आर्थिक क्षेत्र से पिछड़े हुए हैं, पिछड़ा वर्ग पिछड़ा हुआ है, तो उनको संविधान के द्वारा उनकी उन्नति के लिए उनको विशेष सहयोग संविधान के द्वारा किया जाएगा। और इसका है कि वर्तमान समय में जो हमारे देश की आरक्षण व्यवस्था है ये इसी के कारण इसको लागू किया गया है। अनुच्छेद 47 लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए व्यक्तियों के स्वास्थ्य के विकास के लिए प्रयत्न करेगा तथा नशीली दवाओं का अर्थ है जो भी पेय पदार्थ होते हैं, दवाओं होते हैं, नशीली दवाओं व नशीले पदार्थों के सेवन पर सरकार द्वारा रोक लगाई जाएगी। मतलब जितनी भी नशीले पदार्थ है उनके बिक्री के ऊपर सरकार रोक लगाएगी। इसके अलावा व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए उसमें स्वास्थ्य सेवाओं में विकास करती रहेगी। 42वें संविधान संशोधन 1976 इसमें अनुच्छेद 48A जोड़ा गया है जिसमें राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए देश
के वन्य जीव और वनों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करेगा। इसका अर्थ है जो ये वर्तमान समय में मनुष्य वन्य जीवों का शिकार बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो सरकार उनकी रक्षा करेगी, पर्यावरण की रक्षा करेगी, जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उनकी रक्षा करेगी, और उनके सुधार के लिए, वन्य जीवों की सुधार के लिए, सुरक्षा के लिए कार्य करेगी। तो आज की हमारी क्लास में हमने नीति निर्देशक तत्वों के दो अलग अलग भागों के बारे में पढ़ा। एक था आर्थिक और दूसरा है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। इसके अगली क्लास में अपन इसके आगे की जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।